नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। टीकाकरण के लिए राज्यों से बढ़ती मांग के बीच कोविड टीका कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपाल अधिकारी अदार पूनावाला ने सोमवार को कहा कि रात रात टीके की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों व असामाजिक तत्वों के बीच हिंसा की कई खबरें सामने आई है। हालांकि अब राज्य में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और नतीजे घोषित किए जाने के बावजूद हिंसा की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के निर्वाचित अधिकारी को अपनी जान जाने का खतरा था। उत्तर प्रदेश में पुलिस के डायल 112 कंट्रोल रूम व्हाट्सएप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। कंट्रोल रूम पर मौजूद कर्मचारियों ने मैसेज देखकर अधिकारियों को सूचना दी। पेट्रोल की कीमत में मंगलवार को 15 पैसे और डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 90.55 रुपए और डीजल 80.91 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। टीकाकरण के लिए राज्यों से बढ़ती मांग के बीच कोविड टीका कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपाल अधिकारी अदार पूनावाला ने सोमवार को कहा कि रातों रात टीके की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि टीके का उत्पादन एक खास प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। पूनावाला ने एक बयान में कहा कि SIA को भारत सरकार ने अगले कुछ महीनों में टीके की 11 करोड़ खुराक के ऑर्डर मिले हैं, जबकि कंपनी 15 करोड़ खुराक की आपूर्ति पहले ही कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगले कुछ महीनों में 11 करोड़ खुराक राज्यों एवं निजी अस्पताल के लिए आपूर्ति की जाएगी। हालांकि उन्होंने टीके की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं बताई है। पुणे की कंपनी SII फिलहाल 6 से 7 करोड़ खुराक प्रति महीना बना सकती है। कंपनी इसे जुलाई तक बढ़ाकर 10 करोड़ करने की योजना बना रही है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के साथ देश के कई भागों में स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग धराशायी हो गया है। अस्पतालों में कोवैक्सीन की कमी है और उसके पास नए मरीजों के भर्ती करने के लिए पर्याप्त बिस्तर नहीं है। सरकार ने इस समय में निपटने के लिए अन्य उपायों के अलावा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का अनुमति दे दी है, लेकिन 18 से 44 साल के बीच के लिए टीकों की खरीद की जमा राज्यों ने निजी अस्पतालों पर छोड़ दिया है। इससे कारण हर राज्य टीके की खरीद को लेकर SII के पास जा रहा है, जबकि कंपनी मांग का कुछ हिस्सा ही पूरा करने में सक्षम है। पूनावाला ने कहा, हर कोई चाहता है कि उसे यशदागिरी टीका मिले। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों व असामाजिक तत्वों के बीच हिंसा की कई खबरें सामने आई हैं। हालांकि अब राज्य में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और नतीजे घोषित किए जाने के बावजूद हिंसा की जा रही है। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर हिंसा व कत्ल करने की संगीन आरोप लगाया है। वर्मा का कहना है कि पश्चिम बंगाल के TMC की जीत के बाद पार्टी ने गुंडे ने भाजपा कर्ताओं की पिटाई की है। इन्हीं ने नहीं, प्रवेश ने TMC को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि TMC के सांसदों, मुख्यमंत्री और विधायकों को भी दिल्ली आना है। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट कर TMC को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लिखा, TMC के गुंडों ने चुनाव जीतने की हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा है। भाजपा कर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लग रही है। याद रखना, TMC के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। इधर पश्चिम बंगाल चुनाव में TMC की जीत के बाद रविवार को हुगली में हिंसा भड़क रही थी। यहाँ के आरामबाग स्थित भाजपा कार्यालय में भी कुछ अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिए हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लगातार जारी राजनीतिक हिंसाओं को 11 लोगों की मौत के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में संज्ञान किया है। मंत्रालय ने प्रदेश में चुनाव के बाद विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट कर की गई हिंसाओं की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के निर्वाचित अधिकारी को अपनी जान जाने का खतरा था।
इसलिए उन्होंने दोबारा से मतगणना के आदेश नहीं दिए। उन्होंने कहा कि औपचारिक घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने नंदीग्राम में नतीजों को कैसे पलट दिया, इसे लेकर हम अदालत भी जाएंगे। सर्वर 4 घंटे तक 8 क्यों नहीं है? हम जनादेश स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन यदि एक स्थान के परिणाम में गड़बड़ी है तो जो कुछ भी दिख रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। हमें सच का पता लगाना होगा। इसके साथ ही बैनर्जी ने कुछ स्थानों से हिंसा की खबरों के बीच अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डायल 112 कंट्रोल रूम व्हाट्सएप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। कंट्रोल रूम पर मौजूद कर्मचारियों ने मैसेज देकर अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने पड़ताल शुरू कर दी और सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी विजेंद्र सिंह के मुताबिक डायल 112 में अंजुल कुमार और ऑपरेशन कमांडर मुख्यालय के पद पर तैनात है। अंजुल कुमार के मुताबिक 29 अप्रैल की शाम 7:58 पर मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आरामदायक शब्दों का प्रयोग किया गया था। साथ ही नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई थी। मैसेज में लिखा था कि 5 दिन बाद मुख्यमंत्री के साथ बड़ा हादसा होगा। यह मैसेज पढ़ते ही ड्यूटी पर तैनात कॉल टेकर अंकित दुबे के होश उड़ गए। उसने धमकी भरा मैसेज आने की सूचना ऑपरेशन कमांडर अंजुल कुमार को दी। इसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मोबाइल धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस मैसेज को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस सेल की मदद से जांच कर रही है। अभी तक सुगंध नंबर की तलाश लोकेशन का सही पता नहीं चला है। पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आते ही आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल की कीमत में मंगलवार को 15 पैसे और डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 90.55 रुपए और डीजल 80.91 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। आज 18 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में बदलाव आया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। इस साल पेट्रोल डीजल के दाम जनवरी में 10 बार और फरवरी में 16 बार बढ़े, जबकि मई में आज पहली बार कीमतें बढ़ी हैं। मार्च महीने में 3 बार और अप्रैल में 1 बार पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है। इससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में आखिरी बार 27 फरवरी को बढ़ोतरी की गई थी। पिछले 2 महीने में से देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, इसलिए पिछले महीने कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि इस बीच कच्चा तेल सस्ता होने के बाद 4 किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। अब चुनाव खत्म होने की पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दर अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज राजस्थान में कोरोना के केस रविवार की तुलना में बुले हैं, 1002 कम आए हैं, लेकिन इसके पीछे कारण सैंपल की जांच कम है। सामान्य दिनों की तुलना में आज करीब 87,000 सैंपल की जांच कम हुई है। राज्य में बीते 24 घंटे में कुल 17,296 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में आज एक निजी अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मरीजों के परिजनों को कहीं और ले जाने की बात कही है। सूर्यनगर जोधपुर में कोरोना पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। यहां आज 2130 संक्रमित मिले और 37 लोग अपनी जान गंवा बैठे। मई महीने के पहले 3 दिन में ही मृतकों की संख्या से 2000 अधिक हो चुकी है। आज जोधपुर में 1000
129 संक्रमितों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया था। जोधपुर में अप्रैल की तुलना में मई भारी पड़ता जा रहा है। मई के शुरुआती 3 दिन के अंदर 6,160 संक्रमित मिल चुके हैं। इधर जयपुर में भी कोरोना केसों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज जयपुर में 3,585 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हो चुकी है। जगतपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल प्रशासन ने बढ़ती तमाम मरीजों के परिजनों को वापस ले जाने की बात कही है, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में जिस प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई होती है वहां कोई तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आ सकते हैं। देपालपुर में लॉकडाउन के दौरान घूमने वालों का जुलूस निकालकर लात मारने, 25,000 रुपए फीस नहीं चुकाने पर शव देने से इनकार करने की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस से 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। इन दोनों घटनाओं की शिकायत आयोग से की गई है। आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन को इसकी शिकायत की गई है। तहसीलदार ने लॉकडाउन में घूम रहे लोगों को पकड़कर लात मार रहे जुलूस निकाला था। बकायदा बैंड बाजा बजाकर लोगों की बाजार में घुमाया था। इसी तरह मीटरवाला चौराहा के समीप अस्पताल में 50 वर्षीय महिला की मौत होने पर परिजन द्वारा बकाया 25,000 रुपए नहीं चुकाने पर अस्पताल प्रबंधक ने शव देने से इनकार कर दिया है। अब इन दोनों मामले में जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। इंदौर के समीप देपालपुर विधानसभा में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर तहसीलदार बजरंग बहादुर की लोगों को लात से मारने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में तहसीलदार बजरंग बहादुर चमन चौराहा पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को रोक रहे हैं। उन्होंने मेंढक कूद करके आधा किलोमीटर चलने के लिए कहा जाता है। बकायदा बैंड बाजे के साथ उनका जुलूस निकाला जाता है। जब लोग मेंढक कूद करके चलते हैं तो तहसीलदार उन्हें लात मारते हैं। जो भी खड़ा होता है वह उसे दौड़ा कर लात मारते हैं। इस दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी रहते हैं। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैसेज ने रात को ही परिजन को रोने के लिए मजबूर कर दिया। मैसेज में अस्पताल प्रबंधक ने लिखा था कि अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टाफ खत्म हो चुका है और कुल सुबह 10 बजे तक अपने मरीज को ले जाएं। इस मैसेज के मिलते ही मरीज ने परिजन में हड़कंप मच गया है। परिजन अस्पताल के बाहर एकत्रित होकर शहर में अन्य जगह अपने परिजन को शिफ्ट करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन सफल नहीं हुए। मामले की जानकारी जब जिला प्रशासन को मिली तो अस्पताल प्रबंधक ने ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद किया है। सुबह जब मरीजों ने बात की तो बताया कि सुबह उनके लिए व्यवस्था की जा रही है और अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हमें आपको यह बताते हुए खुद को ही मित्तल हॉस्पिटल एक्स डिस्चार्ज सेंटर में एयर लिक्विड नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड से ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित अपर्याप्त कोटे के कारण हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर भी हम ऑक्सीजन पाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के सभी स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमारे पास कल सुबह यानी मंगलवार तक की मरीजों का देने के लिए ऑक्सीजन स्टॉक में है। आपके सम्मानित रोगी के कल्याण के लिए हम विनम्रपूर्वक आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया रोगी को किसी अन्य केंद्र में किसी भी तरह से लेकर सुबह चले जाएं। यह संदेश मित्तल अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। अब कोरोना बेकाबू हो रहा है। हर गुजरात दिन के साथ हालात खराब हो रहे हैं। इसका असर अब इस वर्ष होने लगा है। शाही समारोह पर ही होने लगा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण व नई कोरोना गाइडलाइन के चलते मेड़ता ने 50 जोड़ों के लिए जनहिता मानव सेवा समिति के तत्वाधान में 14 मई को आयोजित होने वाले हिंदू सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन अब स्थगित कर दिया है। आयोजक समिति ने सभी जोड़ों के परिजनों से भी संक्रमण काल को देखते हुए अपने शादी समारोह को टालने की अपील की है। बावजूद इसके भी शादी करने वाले जोड़ों से गाइडलाइन पालना का शपथ पत्र लेकर उन्हें अपने घरों में ही विवाह करने की सलाह दी गई है। साथ ही वर वधू के लिए दूल्हा दुल्हन के कोट पैंट व शर्ट का कपड़ा और वधू के लिए दुल्हन का जोड़ा सौंपा गया है। अब सभी जोड़ों को आयोजन समिति पर शर्तों के अनुसार 13 मई को कन्यादान उपहार, अलमारी, पलंग, बक्सा, बर्तन सेट, सोने चांदी के गहने व अवसीय प्लॉट के कागजात सपुर्द किए जाएंगे। इस दौरान आयोजित समिति के संयोजक गणतंत्र परिवहन के कहा गया है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण में विवाह सम्मेलन का आयोजन संभव नहीं है। सभी जोड़ों का भाव्य भी तय मुहूर्त पर होना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक पंजीकृत जोड़ों के परिजनों को कोरोना गाइडलाइन को पालना करने का हिदायत देते हुए एसडीएम से विवाह की परमिशन लेने, एक कोविड 19 की पालन
कर अपने घरों में 31 से काम लागू की मौजूदगी में तय मुहूर्त पर विवाह संपन्न कराने के लिए कहा गया है। देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा है। इस बीच दिल्ली और अहमदाबाद में IPL 2021 के मैच भी खेले जा रहे हैं। हालांकि खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अपील को मुंबई में शिफ्ट करने के लिए पर विचार कर रहा है। दरअसल दिल्ली और अहमदाबाद दोनों ही जगहों पर कोरोना के मामले में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते BCCI चिंतित है। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के सदस्यों के पॉजिटिव आने के बाद एक मैच को स्थगित कर दिया गया और कुछ और मैच भी स्थगित हो सकते हैं। अभी 4 वेन्यू पर 31 मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए BCCI खिलाड़ियों को सुरक्षित रखने और उन्हें यात्रा से बचाने के लिए T20 लीग के बचे सभी मुकाबले मुंबई में कराने के लिए विचार कर रहा है। बता दें, जब IPL शुरू हुआ तब मुंबई में रोजाना 10,000 केस आ रहे थे, लेकिन सोमवार या 17 मार्च के बाद से सबसे कम कोरोना केस मामले पाए गए हैं। मैच में बोर्ड इसी हफ्ते टूर्नामेंट को मुंबई शिफ्ट कर सकती है। अगर IPL को मुंबई में शिफ्ट किया जाता है तो मैच के शेड्यूल में कई बदलाव होंगे, जिसका मतलब साफ है कि कई डबल हेडर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही IPL का फाइनल जो मई के आखिर में होना है, वह भी जून के पहले सप्ताह तक आगे बढ़ सकता है। BCCI के लिए सबसे बड़ी चुनौती 8 टीमों के लिए बायो बबल बनाना होगा। जानकारी के मुताबिक BCCI ने मुंबई स्थित बड़े होटल से बायो बबल का लिए जरूरी अपील को लेकर चर्चा की है। हालांकि बोर्ड की ओर से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-पास जारी करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऊपर मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन चिकित्सा सेवाओं को पर्याप्त करने के लिए भी ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति आमजन में ही नहीं हो रही है तो वे इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर कर सकते हैं। जिले की सीमा में पास जारी करने का अधिकार उप जिला अधिकारी को दिया गया है। प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्राज्यपाल ई पास के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित ऊपर जिलाधिकारी अधिकृत कर सकते हैं। संस्थानों के लिए जारी ई पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए, जबकि आम लोगों के लिए जारी जनपदीय ई पास की वैधता 1 दिन व अंतर्राज्यीय की 2 दिन होगी। प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिए ई पास आवेदक के प्रस्थान जिले व संबोधित जिले के डीएम द्वारा जारी किए जाएंगे। शासन ने ई पास से संबंधित समस्याओं के लिए समाधान के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। व्हाट्सएप पर राहत आयुक्त कार्यालय का नंबर जारी किया है। IPL 2021 सीजन में सोमवार को 2 नए कोरोना मामले सामने आए हैं के बाद लीग को रद्द करने की मांग उठाते लगे हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि टूर्नामेंट में आइसोलेटेड मरीजों को मन बहलाने का कुछ वक्त मिलेगा। बोर्ड के लिए अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। उन्हें लीग को कैंसिल करने या जारी रखने पर फैसला करना है। यदि यह IPL रद्द होता है तो बोर्ड को करीब 2000 करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही इस बात पर भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड पर भी खतरा मंडराने लगा है। भारत से मेजबानी छीनी जा सकती है। इससे भी BCCI को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि IPL गवर्निंग काउंसिल पिछले साल की तरह इस बार भी टूर्नामेंट UAE में कराना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो पिछली बार की तरह ही इसे सेफिलिस बनाया जा सकता है, पर भारत में कोरोना विस्फोट के बावजूद टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। नतीजा अब इस पर खतरा मंडराने लगा है।
आज भारतीय बाजारों में सोना और चांदी की वायदा कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना वायदा 0.6% नीचे यानी 47,292 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी वायदा 0.19% गिरकर 70,763 रुपए प्रति किलोग्राम रही है। पिछले साल सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंचा था। भारत में सोने की कीमत में 10.75% आयात शुल्क और 3% GST लगता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 0.2% गिरकर $1,789.2 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 5% गिरकर $26.74 प्रति औंस पर था। एक मजबूत डॉलर इंडेक्स अन्य मुद्रा धारकों के लिए सोने के अधिक महंगा बनाता है। इन कीमत दाताओं में पैलेडियम आज 0.2% बढ़कर $29,076.83 पर रहा है और प्लेटिनम 1% नीचे $1,228.94 पर था। सरकार ने 1 फरवरी को सोने और चांदी पर आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की है। इस कदम में घरेलू बाजार में इन मूल्यवान धातुओं की कीमतों के नीचे लाने का मदद मिलेगा तथा सत्य एवं आभूषण निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री मंत्रालय सीतारामन ने 2021 से 22 का बजट पेश करते हुए कहा कि वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लगाया जा सकता है, क्योंकि जुलाई 2019 में शुल्क 10% से बढ़ा दिया गया था। इसलिए कीमत धातुओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि हो गई थी। इसे पिछले स्तर में करीब लाने के लिए होम सोना और चांदी में सीमा शुल्क को युतिगस्त बना दिया गया है। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क कम कर 7.5% किया जा सकता है। बैंकिंग, फाइनेंस, मेटल और ऑटोमोबाइल कंपनियों में शेयरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती कारोबारों में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को 9:17 बजे BSE सेंसेक्स 2.48.98 अंक यानी 0.51% की तेजी के साथ 48,976.24 अंक के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं सुबह 9:40 पर NSE निफ्टी 28.25 अंक यानी 0.19% की तेजी के साथ 14,662.40 अंक के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स पर एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। वहीं ICICI बैंक और SBI के शेयरों में भी लिवाली देखने को मिल रही है। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही पावरग्रिड, टाइटन, HDX बैंक, रिलायंस, सन फार्मा और इन्फोसिस के शेयर बाजार लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ICICI बैंक पर एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा जुर्माना लगाया है। RBI के मुताबिक कुछ दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। इससे पहले 2018 में बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उस दौरान भी बैंक ने सिक्योरिटी बॉन्ड की बिक्री में नियम तोड़े थे। इस बार केंद्रीय बैंक ने कहा कि उससे दिशा निर्देश के उल्लंघन को लेकर ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ICICI बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना ने कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशकों को HTM सीरीज में AFS श्रेणी में डोलने का बैंकिंग नियमन अधिनियम 1939 के कुछ प्रावधानों के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा चुका है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन करना है। मार्च 2018 में रिजर्व बैंक ने सिक्योरिटी बिक्री के नियम तोड़ने पर ICICI बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ICICI बैंक पर 26 मार्च को इतना बड़ा जुर्माना ठोका गया था। उस दौरान ICICI बैंक ने सफाई दी थी कि इस मामले में उसे रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश क्लियर नहीं है। गलतफहमी के कारण नियमों का उल्लंघन हुआ। उस पर रिजर्व बैंक ने हेल्ड टू मैच्योरिटी सीरीज में आने वाले सरकारी बॉन्ड की बिक्री के कारण यह जुर्माना लगाया था। बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2017 में खत्म तिमाही के दौरान कुछ हफ्ते तक HTM सिक्योरिटी की बिक्री की थी। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए K न्यूज़। धन्यवाद।